नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, तो हम मानसिक रूप से भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करके, उनकी वंदना करके बात को आगे बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी को लेकर बहुत सारी बातें चलती है कि ये काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये खाना खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है कि इम्यूनिटी कोई जादू है नहीं कि एक रात में बढ़ जाएगी, एक दिन में बढ़ जाएगी। एक लंबी प्रक्रिया होती है, शरीर की क्षमता होती है। आपकी जीवन शैली के साथ इसका काफी करीब का रिश्ता होता है, हमारी खान पान के ऊपर इसका रिश्ता होता है, हमारी सोच का, आचार विचार, आहार, ये सभी का रिश्ता है। तो रोग से बचने के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर के जो बहुत सारी बातें चलती है, काफी मिथ्स भी चलते हैं, तो उनको लेकर के कुछ समझ बनाने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये दो के बीच के फर्क को हमें समझने की आवश्यकता है। पाश्चात्य जगत में कदाचित दोनों को एक ही समझा जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन को छोड़ के इम्यूनाइजेशन की कोई कल्पना कदाचित बहुत कम दिखती है। हो सकता है कुछ कुछ पैथीज में कहीं कहीं पर दिखती होगी, लेकिन भारत की जो परंपरा रही है उसमें इम्यूनाइजेशन के कई सारे तरीके हैं। हम लोग भारत में बहुत सारी जगह पर घूमे, मैं एक दो छोटे से उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हिमालय का जो क्षेत्र है, यूपी और नेपाल के बॉर्डर के पास का, वहां पर एक इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया चलती है कि वहां बाघिन जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उसकी दूध की कुछ बूंदे गिरती है। अब वो बूंदे गिर के वहां पर जम जाती है, और वहां के लोगों को पता होता है कि उसको कैसे पहचाना जाता है, और पहचान करके उसके उसको किसी में घोल के, किसी में मिला करके उसे बच्चों को पिलाया जाता है। और ये माना जाता है कि इसको पीने से, मतलब एक तरह से आप बाघिन का दूध पिला रहे हो बच्चों को, इसको पीने से आपके लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन गई। तो ये वहां पर आज भी इस परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। आज हमारे जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर हितेश जानी जी, वे स्वर्ण प्राशन के बारे में तो अवश्य में बताएंगे कि जो हमारे यहाँ घर घर में पहले हुआ करता था, आज भी कई सारी जगह पे हो रहा है, और उसको लेकर के बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। इम्यूनिटी को लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारी संकल्पनाएं देखी गई है, और आज जबकि एक ऐसी जनरेशन आ रही है जहां पर जर्मोफोबिया ने हमें घेर के रखा है, जहां पर हमें बताया जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस तो जैसे वो 10 सिर वाला रावण है, बड़ा सा कोई शत्रु है, राक्षस है जो हमें खत्म कर देगा। हम ये नहीं जानते हमारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। लुई पास्चर की थियरीज को वापस से एनालाइज करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बैक्टीरिया और वायरस है तब जाकर के हम हैं, और हमारे शरीर में ये बहुत बड़े प्रमाण में पाए जाते हैं। और खैर, किस तरह से डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी से इम्यूनिटी में क्या फर्क पड़ता है, और नॉर्मल डिलीवरी से क्या फर्क पड़ता है बच्चे की इम्यूनिटी में, इस विषय के ऊपर भी हमारे विशेषज्ञ आज बात को रखेंगे। तो ये समझने की बड़ी आवश्यकता है कि इम्यूनिटी हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। ये कोई चुटकी में हमने कोई चूरन खा लिया और इम्यून बन गए, ये वाली बात नहीं है। उसके साथ हमारे विचार भी जुड़े हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। अभी अभी कुछ खबरें आई है कि रेमडेसिविर के फेक इंजेक्शन कहीं पे बनाए गए थे, और वो बना के लगाए गए, और पता चला कि जितने लोगों को लगाए गए उसमें से 90% लोग तो ठीक हो गए। अब जिसमें ग्लूकोज का पानी और नमक भरा था, उसको रेमडेसिविर समझ के लोग ठीक हो रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये केवल शरीर का खेल नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर एज वेल। आपको ये बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या, कौन सी दवाई दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको रेमडेसिविर दिया जा रहा है जिससे आप ठीक हो जाओगे। खैर, ठीक हो गया या नहीं हो गया ये अलग बात है, लेकिन आपको आश्वासन दिया जाता है, और उसकी जगह आपको यदि ग्लूकोज भी दिया जाता है, फिर भी आप ठीक हो रहे हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज तक साइंस जिस तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आधार पे केवल मटेरियल जगत को समझ के विज्ञान को और प्रकृति को समझने की चेष्टा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अधूरी है। विज्ञान निरंतर शोधित होता रहता है। गैलीलियो ने कुछ एक संकल्पना रखी, न्यूटन ने उससे भिन्न रखी, आइंस्टाइन ने उससे भिन्न रखी, और ये लगातार बदलते जाता है। हमारे यहाँ की कुछ पद्धतियां हैं जिसमें ये शोधन की बात नहीं आती है, जिसमें संपूर्ण सत्य को परिभाषित किया जाता है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर आज हमारे सारे विशेषज्ञ यहाँ पर बात रखेंगे, और वैक्सीनेशन को छोड़ करके भी इम्यूनाइजेशन की कौन कौन सी पद्धतियां होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटी बात ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये बताया जाता है कि अस्पताल खुलने से लोग ठीक हो जाएंगे। यदि अस्पताल के खुलने से बीमारियां ठीक होने वाली होती, तो आज तक तो अस्पताल बंद हो जाने चाहिए थे। नए नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं, कभी हमने अस्पतालों के बंद होने की तो बात सुनी नहीं है। तो अस्पताल नए खुलते जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम बीमार बनते जा रहे हैं। ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर है, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, किसी को ठीक करना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पवित्र काम माना गया है। उसका व्यापारीकरण करना कोई अच्छी परंपरा, अच्छी आदत नहीं रही है। और इसीलिए वैदिकीय परंपरा में हमारे यहाँ व्यापारीकरण का कोई
कोई गुंजाइश नहीं रही थी। खैर आजकल होने लगा, ये अलग बात है। तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि कई सारे लोग अस्पतालों में जाते हैं, हजारों लाखों रुपए हम देते हैं, फिर भी हमारे परिवार का व्यक्ति वापस आता नहीं है। और फिर भी हम यदि इसमें ही लगे रहेंगे कि नहीं अस्पताल में जाकर ही हम ठीक होंगे, तो मुझे ये कहना चाहिए कि इससे बड़ी शायद ही कोई अंधश्रद्धा होगी। हम अस्पतालों का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, एलोपैथी का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल एलोपैथी और केवल अस्पताल ही आपके तारणहार है, ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है, इसे हमें समझना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ में होनी चाहिए, और स्वस्थ कैसे रहा जाए ये जानना न केवल हर एक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य भी है। तो इस दृष्टि से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखें, अपने राष्ट्र को कैसे स्वस्थ रखें और सभी को कैसे स्वस्थ रखें, इसकी जागरूकता हमारे समाज में हो, इसको लेकर कुछ प्रयास